नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामिलन विश्वकर्मा। जैसा आप सभी से बोला हूं कि यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी आप स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए मेरा चैनल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं उसके अकॉर्डिंग मैं अपना जो भी सिद्धांत सेक्शन था उसको पढ़ा रहा हूं। जैसे कि अभी प्रादेशिक भूगोल के सारे सिद्धांत हैं या प्रादेशिक विकास के सारे सिद्धांत कह सकते हो, मैं लेकर आया हूँ। इसके पहले मैं कृषि भूगोल का आपको पढ़ा चुका हूँ और राजनीतिक का, अर्बन का भी पढ़ा चुका हूँ। तो जाकर आप देख सकते हो, अभी मानव भूगोल का सारे सिद्धांत मैं ख़त्म कर रहा हूँ। इसके बाद से मैं आपका जो है फिजिकल ज्योग्राफी का सिद्धांत लेकर आऊँगा। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा। तो चलिए बिना समय गंवाए पॉइंटली शुरू करते हैं। सिद्धांत से जो भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में वो भी मैं आपको बताऊँगा और वो पॉइंट आपको याद करने होंगे। साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट करके अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करना है। शेयर करने से मेरे चैनल पर रीच मिलती है और किसी स्टूडेंट को फ़ायदा हो जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा इस वीडियो के, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी आपको समस्या तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम से। तो देखिए, प्रादेशिक जो भूगोल है उसमें जो सिद्धांत पहला दिया है पैराक्स ने, दूसरा बोर्डविले, तीसरा है गुन्नार मिड्डल और चौथा जो है अल्बर्टो हर्समैन और पांचवा लास्ट है जॉन फ्राइडमैन। ये देखो बार बार पूछा गया है। पैराक्स जो है ग्रोथ पोल सिद्धांत दिया है, 1950 में दिया था, 1955 में ये विकसित हुआ था सिद्धांत, ये आपको याद रखना है। बोर्डविले जो है या बाउडविले का आया था, ग्रोथ पुल सिद्धांत दिया, संशोधन किया था इन्होंने 1966 में। इसके पैराक्स के सिद्धांत में भी पूछा गया क्वेश्चन, यूजीसी नेट में कई बार पूछा गया। गुन्नार मिड्डल संचयी प्रणामी सिद्धांत दिया 1957 में। अल्बर्ट ओ हर्समैन जो दिया असंतुलित विकास का सिद्धांत 1958 में। फिर से जॉन फ्राइडमैन 1966 में। तो आपको ये सन और इसके साथ साथ सिद्धांत किसने दिया ये याद रखना, बार बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो पॉइंटली जानते हैं पैराक्स के सिद्धांत को। विकास ध्रुव सिद्धांत इन्होंने दिया था, कब दिया था? 1950 में सर्वप्रथम। पूर्ण विकसित हुआ तो 1955 में। इनका पूरा नाम है फ्रेंकोइस पैराक्स है। ये फ्रांस के रहने वाले हैं, ये आपको याद रखना है। तो इन्होंने आर्थिक प्रादेशिक विकास से संबंधित विकास ध्रुव जो है सिद्धांत दिया था, ये आपको याद रखना है। किससे संबंधित यह सिद्धांत था? आर्थिक और प्रादेशिक के विकास से संबंधित। कैसे किसी क्षेत्र में आर्थिक और प्रादेशिक विकास हो सकता है, इससे संबंधित इन्होंने अपना सिद्धांत दे रखा है, ये आपको ध्यान रखना पहले पॉइंट में। दूसरा जो पॉइंट कहता है कि इनका जो है पुस्तक आया था, तो इसको जानते हैं। अर्थशास्त्र की त्रैमासिक पत्रिका जो है ऑक्सफोर्ड जनरल में इकोनॉमिक्स एप्लिकी के नाम से इसे जाना जाता है। इकोनॉमिक स्पेस थ्योरी एंड एप्लीकेशन, ये इनका जो है इंग्लिश ट्रांसलेटर है। ये इकोनॉमिक एप्लिकी जो है ये फ्रांसीसी थी है भाषा है। ये जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो याद रखिएगा त्रैमासिक पत्रिका जो ऑक्सफोर्ड जनरल में इनका इकोनॉमिक एप्पल की एक बुक आई थी, इसको याद रखना है आपको, ये पूछा जाता है। संशोधन किसने किया था? तो बोर्डविले 1966 में, इनकी बुक थी प्रॉब्लम ऑफ रीजनल इकोनॉमिक प्लानिंग। इसमें इन्होंने वृद्धि केंद्र सिद्धांत नाम से प्रकाशित किया था जो है अपने सिद्धांत को, और इसी सिद्धांत में इन्होंने इसी बुक में और सिद्धांत में जो पैराक्स के सिद्धांत है उसको बोर्डविले ने संशोधन कर दिया था, ये आपको क्लियर याद रखना है। तो जो पैराक्स के सिद्धांत आया था ये शुम्पीटर के सिद्धांत पर आधारित था। इन्होंने अग्रगामी पश्चिगामी के बारे में चर्चा किया था, तो इसी के आधार पर इन्होंने विकास ध्रुव की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। इसके साथ ही जो पैराक्स महोदय विकास ध्रुव को अमूर्त निराकार आर्थिक क्षेत्र माना है, याद रखिएगा, पॉइंट एग्जाम में पूछा हुआ। अब्स्ट्रैक्ट इकोनॉमिक स्पेस इसे कहा जाता है इंग्लिश में, ये शब्द एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको ये ध्यान रखना है। अब देखो पैराक्स विचार करते हैं किसी फर्म उद्योग के विकास की प्रक्रिया को ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन के नाम से जाना जाता है। जब किसी भी ध्रुवीकरण का विकास होता है उसके बाद से उसके किनारे किनारे गौण भागों में विकास होता है। जैसे मान लो एक केंद्र है, कोई क्षेत्र है जहाँ पर फैक्ट्री लगी, उसके बाद से धीरे धीरे चारों ओर इसके विकास होना शुरू हो जाएगा, इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में। तो गौण भागों में भी विकास होता है, ध्रुव का पहले विकास होता है उसके बाद से गौण भागों में। अब इन्होंने 3 विवरण आधारित सिद्धांत दिए हैं। इनके सिद्धांत में इसे जान लेते हैं पैराक्स के। तो ये पहले में बोलते हैं बाह्य बचत क्या होता है, तो ये बोलते हैं लाभ तब प्राप्त होगा बाह्य बचत में जब फर्म पर होने वाला परिवर्तन अन्य फर्मों की लागत को प्रभावित करेगा। मतलब अगर बाह्य बचत मानो तो कोई एक फर्म है, वहाँ पर अगर कोई परिवर्तन मूल्य में हो गया है ना, तो इधर किनारे किनारे जो भी फर्म लगे हैं यहाँ पर भी उसका प्रभाव देखने को मिलेगा, तभी लाभ प्राप्त होता है। ये बोलते हैं कौन? पैराक्स महोदय। दूसरे पॉइंट में बोलते हैं औद्योगिक समूहन। विशेष फर्मों या उद्योग क्षेत्र संकेंद्रण औद्योगिक समूहन होते हैं। कोई विशेष क्षेत्र है
वहाँ पर मान लो लोहे की फैक्ट्री लगी है, वहाँ पर लोहे का पोलराइजेशन हो गया। अब इस एरिया में जो है ये विशेष प्रकार का लोहा एक विशेष प्रकार हो गया। मान लो किसी भी हीरा का लगा हुआ फैक्ट्री, अब ये विशेष प्रकार का है, इसका क्षेत्रीय संकेंद्रण मतलब एक एरिया में ये समूह बन जाए, इसी को हम औद्योगिक समूहन कहते हैं। तीसरा है इनका इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, संपर्क। अब संपर्क में इनका आता अग्र संपर्क और पश्च संपर्क, इसे जानते हैं। देखो अग्र संपर्क और पश्च संपर्क अगर नहीं जानते हो तो इनका पूरा जो सिद्धांत से क्वेश्चन जो बनते हैं यहाँ से गलत हो जाएंगे। तो अग्र संपर्क जो होता है आश्रित उद्योग का निर्माण करता है और पश्च संपर्क ये सहायक उद्योग का निर्माण करता है। तो देखो जैसे ये एक एरिया है, यहाँ मान लो अग्र संपर्क, इधर से इधर से इधर से लोग जाके हैं, यहाँ पर इस एरिया में घर बसा है, यहाँ घर बसा है, यहाँ घर बसा है, ये केंद्र है, ये अग्र संपर्क है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से लोग इस पर आएंगे काम करने, ये आश्रित मतलब यहाँ से लोग इस पर काम करने आएंगे, यहाँ से लोग इस पर काम करने आएंगे, यहाँ से लोग इस पर काम करने आएंगे, यहाँ से लोग, तो पूरे जैसे अपने एरिया में ले लो कोई एक फैक्ट्री लगी है तो उससे आसपास के लोग क्या होते हैं काम करने उस फैक्ट्री पर जाते हैं, उसके अंदर पे आते हैं, उसी को हम कहते हैं आश्रित उद्योग का निर्माण होता है। इससे क्या होता है, तो यहाँ से लोग निकल के आएंगे, फिर से यहाँ फैक्ट्री लग जाएगी, यहाँ लग जाएगी, यहाँ लग जाएगी, यहाँ लग जाएगी, तो यहाँ के लोग जो हैं यहाँ आ रहे थे फिर से यहाँ जाने लगेंगे, तो इससे क्या हो रहा है आश्रित उद्योग का निर्माण हो रहा है। पश्च संपर्क क्या होता है, ये सहायक उद्योग का निर्माण करता है, इसको जान लेते हैं। तो मान लो यहाँ एक फैक्ट्री लगा, अब इस एरिया से लोग इस एरिया से लोग इस एरिया से लोग काम करने आएंगे, धीरे धीरे इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गया और ज़्यादा इसका औद्योगिकरण हुआ और विकास हुआ, तो धीरे धीरे फैक्ट्रियाँ क्या होंगी विस्तारित होंगी। आदमी है जिसने खोल रखा है, ऑनर है फैक्ट्री को, वो बढ़ाएगा, इस क्षेत्र में फैक्ट्री लगाएगा, इस क्षेत्र में फैक्ट्री लगाएगा। मेन फैक्ट्री यहाँ पर थी, फैक्ट्री निकल के एक यहाँ आ जाएगी, एक यहाँ आ जाएगी, एक यहाँ आ जाएगी, एक यहाँ आ जाएगी, एक यहाँ आ जाएगी। अब ये लोग यहाँ पर भी काम करने जाएंगे, यहाँ पर भी, जिनको जहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा उसके हिसाब से, नज़दीकी होगी उसके हिसाब से काम करने जाएंगे। तो ये पश्च संपर्क होता है जो सहायक उद्योग का निर्माण करता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखो पहले मैं यहाँ फिगर से समझा देता हूँ, मैं तो फिगर से यहाँ समझाया हूँ, वैसे से मैं इस एरिया मान लो इतने लोगों का जो है ये एरिया है, यहाँ पर एक फैक्ट्री लगी हुई है, बस मैं वही बोल रहा था आपसे, एक फैक्ट्री लगी हुई है जिसे आश्रित उद्योग कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ से लोग मतलब ये सारे लोग ये फैक्ट्री में काम करने आते हैं, या यूँ कह लो कि ये सारे जो यहाँ पर माल पड़ा, यहाँ पर माल पड़ा, यहाँ पर माल पड़ा है, ये सारे इस फैक्ट्री में यूज होते हैं क्योंकि इसी पर आश्रित है। मतलब यहाँ के लोग ले लो चाहे यहाँ की फैक्ट्री ले लो, इसी ब्लू वाले चिन्ह पर आके सारे चीज़ों का निवारण होगा। तो जब किसी चीज़ पर डिपेंडेंट हो जाता है, कोई भी सामान हो कोई इंसान हो, तो उसी को आश्रित कहा जाता है। पहला केंद्र का ही पोलराइजेशन होता है, इसके बाद से सेकेंडरी में क्या होता है, एक तो हुआ था यहाँ पर, उसके साथ ही क्या हो जाएगा धीरे धीरे इसी एरिया में किसी और जगह पर फैक्ट्रियाँ लग जाएंगी, है ना। मालिक कहीं और पर भी फैक्ट्री लगा देगा क्योंकि डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसे हम सहायक उद्योग कहते हैं। मतलब इसके सहायता से इसका निर्माण हो गया, इसका निर्माण हो गया, इसका निर्माण हो गया, क्योंकि इस क्षेत्र में मांग ज़्यादा हो गया तो ये क्षेत्र का विस्तार ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर 4-5 फैक्ट्रियाँ हो जाएंगी, तो कोर में तो मेन फैक्ट्री रहेगी, इसके सहायक फैक्ट्री भी लग जाती हैं। इसी को पश्च संपर्क कहा जाता है जिसमें सहायक उद्योग का निर्माण होता है। तो साथ ही आपको बताया था कि पैराडॉक्स के सिद्धांत में बोर्डविले ने 1966 में संशोधन किया था, विकास ध्रुव के स्थान पर विकास केंद्र का प्रयोग किया था। ये आपको ध्यान रखना, ये पूछा गया एग्जाम में, ये पॉइंट आपको याद रखना कि पैराडॉक्स ने क्या किया था, विकास ध्रुव शब्द का प्रयोग किया था पोलराइजेशन के लिए, और बोर्डविले महोदय जो हैं ये विकास केंद्र का प्रयोग करते हैं शब्द का, जिसे हम विकास केंद्र सिद्धांत के नाम से जानते हैं, ये बोर्डविले के। साथ ही मैं बताया हूँ शुरू में पैराडॉक्स की अमूर्त संकल्पना को प्रादेशिक प्रकृति तथा विशिष्ट भौगोलिक विषय वस्तु प्रदान करने का श्रेय इनको जाता है। तो असल में देखा जाए तो पैराडॉक्स संकल्पना को जो बोर्डविले हम मूर्त मान लेते हैं, ये आपको याद रखना है। पैराडॉक्स क्या मानते हैं, अमूर्त, और बोर्डविले जो है मूर्त मान लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं मेंशन भी किया हूँ, इसको मूर्त माना है बोर्डविले ने। बस इतना ही आपको इस सिद्धांत में पॉइंट याद रखना, इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। आपको पश्चगामी और आपको अग्रगामी भी ध्यान रखना, वो पूछा जाता है। इसके बाद से नेक्स्ट सोच सिद्धांत आता है मिरडाल का संचयी कार्य उत्पादन या संचयी प्रणाली सिद्धांत, इसे कहा जाता है कम्युनिटी कॉजन मॉडल, 1957 में आया था, ये आपको याद रखना है। इनकी बुक थी एशियन ड्रामा, ये एन इंक्वायरी इनटू पॉवर्टी ऑफ नेशन 1968 में आई थी। आपको
एशियन ड्रामा नाम से याद रखना है। 1968 में पूरा भी नाम याद रख सकते हैं, पूछा जाता है, बार बार पूछा गया है। इनका कोटेशन बहुत फेमस है, कोई क्षेत्र गरीब है क्योंकि ये गरीब है, गुन्नार मिड्डल ने ये दे रखा है, पूछा गया है। और साथ ही इनका बहुकारणात्मक अनेक कारणों से होने वाला उपागम पर आधारित इनका सिद्धांत, ये आपको ध्यान रखना है। और इनका एक और फेमस यहाँ पर कोट है, एक संस्था में होने वाले किसी परिवर्तन से अन्य संस्थाओं में भी क्रमिक परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन वर्तुल या चक्राकार सर्कुलर होते हैं। मतलब किसी एक संस्था में परिवर्तन कर लो, मान लो एक केंद्र पर यहाँ परिवर्तन कर लो, तो उस जितने भी इर्द गिर्द ऑफिस हैं उस सारे में परिवर्तन हो जाएंगे, ऐसा कौन मानते हैं? ये हमारे जो है गुन्नार मिड्डल। साथ ही कहते हैं किसी स्थान पर कार्य एक बार शुरू हो गया तो वो संचयी प्रभाव के कारण निरंतर बढ़ती जाती है, ये आपको याद रखना, बार बार वो काम बढ़ती है। एक बार यहाँ काम लगा दिया तो उस क्षेत्र में काम हमेशा बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, फैलता रहेगा, मतलब उस क्षेत्र का विस्तार होना ही होना है, ये मानते हैं गुन्नार मिड्डल। ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो की पॉइंट है बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। साथ ही इन्होंने 4 कारकों का उल्लेख किया था अपने सिद्धांत में। प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता होनी चाहिए, उत्पादन क्रिया की ऐतिहासिक परंपराएं होनी चाहिए, राष्ट्रीय एकजुटता होनी चाहिए, सामाजिक एवं राजनीतिक नेतृत्व होना चाहिए, मतलब समाज और राजनीति की भी हस्तक्षेप होना चाहिए, तभी इनके द्वारा जो भी फैक्ट्री लगाई जाएगी वो स्थापित हो पाएगी। संसाधनों की उपलब्धता भी होनी चाहिए। इनके सिद्धांत में समर्थन, प्रोत्साहन, परिणाम, संचयन और वृत्ताकार पैटर्न है, ये आपको याद रखना है। साथ ही इनके सिद्धांत में की पॉइंट है, प्रगतिशील प्रदेश में होने वाला विकास पिछड़े प्रदेशों को प्रभावित करता है। मतलब किसी विकसित एरिया में अगर कोई विकास हो रहा है, मान लो एक एरिया ये और उसके साथ ये एरिया पिछड़ा है, तो उसको क्या करेगा, ये जो केंद्र है जो प्रगतिशील है इस पिछड़े हुए एरिया को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। ये मानते हैं कि बाजार शक्तियाँ अंतरा प्रादेशिक भिन्नताओं को और अधिक गहरा कर देती हैं, इसके परिणाम क्या होता है कि संपन्न प्रदेश संपन्न हो जाते हैं और गरीब प्रदेश गरीब हो जाते हैं। ये मानते कौन? गुन्नार मिड्डल मानते हैं इस एरिया में जो मैं कलर कर रहा हूँ। तो कहता है कि जो भी गरीब हैं वो गरीब हो जाएंगे और जो विकसित है, मतलब कोर विकसित है तो विकसित हो जाएगा। इसके इर्द गिर्द अगर कोई फैक्ट्री लगी है, अगर वो उतनी नहीं विकसित है तो उस पर प्रभाव पड़ जाएगा और क्या हो जाएगा, ये अविकसित, मतलब गरीब ही रहेंगे, मतलब फैक्ट्री का जो है प्रोसेस और तेज गति से नहीं हो पाएगा, वो स्लो डाउन हो जाएगा। ये बोलते हैं अपने गुन्नार मिड्डल महोदय। इन्होंने अपने सिद्धांत में प्रसारी या फैलाव प्रधान स्प्रेड इफेक्ट का प्रयोग किया है। विकसित प्रदेश में ये प्रभावशाली होता है। जो विकसित एरिया होते हैं, ये देखिए ये ग्रोथ सेंटर है, मतलब ये हब है, किसी एरिया का क्या है, ये हब है। अब ये क्या करेगा, ये जो फैलाव करेगा, इधर कर रहा है, इधर कर रहा है, इधर कर रहा है, इधर कर रहा है। मान लो एक फैक्ट्री है, छोटे छोटे फैक्ट्रियों को अपना सामान दे रही है, तो इसी को स्प्रेड इफेक्ट कहा जाता है। अब पृष्ठ प्रक्षालन या धोवन प्रभाव या बैकवास इफेक्ट क्या होता है, इसको जान लेते हैं, ये भी पूछा जाता है। ये अल्प विकसित प्रदेश है, जैसे कि मैं बोला हूँ कि ये एरिया है, ये विकसित है, ये स्प्रेड इफेक्ट में काम आएगा। जब इधर से इधर से इधर से इधर से सामान निकल के जा रहा है तो ये स्प्रेड इफेक्ट, इसे ग्रोथ सेंटर कहा जाता है। ये जो एरिया इसे ग्रोथ कहा जाता है, जैसे अब ऊपर भी बताया हूँ। अब क्या है कि इस एरिया में क्या हो कि इस एरिया से इस एरिया से इस एरिया से इस एरिया से क्या हो कि सामान अब केंद्र में आए, इसे क्या कहेंगे, बैकवास इफेक्ट कहेंगे। ये अल्प विकसित प्रदेश में होता है, मतलब इस एरिया से कोई मान लो लौह है, कच्चे माल है जो फैक्ट्री में जा रहे हैं, ये फैक्ट्री है, इसमें जा रहे हैं निकल के, इस एरिया से निकल के कोई सामान इस फैक्ट्री में जा रहे हैं केंद्र में, तो इसी को हम क्या कहते हैं, पृष्ठ प्रक्षालन या धोवन या बैक वाश इफेक्ट कहते हैं। क्लियर? ये बहुत आसान है समझना। तो देखिए कि यहाँ पर इमेज भी है, इसके माध्यम से मैं समझाया हूँ। तो देखो ये ग्रोथ सेंटर है, तो ग्रोथ सेंटर में बैकवाश इफेक्ट में क्या होता है कि जो यहाँ मान लो लोहा कोई पाया जाता है ना, कोई लोहे की खान है, यहाँ से निकाल के फैक्ट्री में सामान आ रहा है, यहाँ से निकाल के, यहाँ से निकाल के, यहाँ से निकाल के, इसी को हम क्या कहेंगे, ग्रोथ सेंटर में बैकवाश इफेक्ट। जब बाहरी परिधि से सामान अंदर की ओर, केंद्र की ओर आए तो उसे बैकवाश इफेक्ट कहते हैं। तो इसमें आपको याद रखना शब्द बैकवाश इफेक्ट, स्प्रेड इफेक्ट। स्प्रेड इफेक्ट में केंद्र से बाहर की ओर, बैकवाश इफेक्ट में जो है परिधि से केंद्र की ओर सामान आती है। ये आपको याद रखना, ये बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके बाद से नेक्स्ट हमारा सिद्धांत आता है असंतुलित विकास का सिद्धांत। अल्बर्ट ओ हर्समैन 1958 में सिद्धांत दे रखा है, इनकी बुक है द स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। बार बार ये पूछा गया है। इनके सिद्धांत को समर्थन किसने किया है? हंस सिंगर, रोस्टोवा, किंडल बर्गर, मार्कस प्लोमिंग, पाल
स्ट्रेंटन, ये सब है इनके सिद्धांत का समर्थन किए हैं असंतुलित विकास या ट्रिकल डाउन थ्योरी कहा जाता है अल्बर्ट ओ हर्समैन का। ये सिद्धांत जो है अल्प विकसित देशों में पूंजी का अभाव होता है, ये सीमित क्षेत्र में ही निवेश करते हैं। तो अल्प विकसित देशों में अगर किसी भी अल्प विकसित देश में पूंजी का अभाव है, मतलब पैसे की कमी है, कोई भी देश है, मान लो म्यांमार है, मान लो इंडोनेशिया है, तो उसमें क्या करते हैं हम निवेश जो करते हैं सीमित क्षेत्र में करते हैं। जैसे भारत में मान लो झारखंड एरिया है, तो जहाँ पर कोयला पाया जाता है उसी क्षेत्र में हम निवेश करेंगे, पूरे झारखंड में निवेश कोयले के उत्पादन के लिए नहीं करेंगे। तो सीमित क्षेत्रों में निवेश करके हम क्या करते हैं, अल्प विकसित को विकसित करने की कोशिश करते हैं, ऐसा मानते हैं अल्बर्ट ओ हर्समैन। अब निवेश की प्रक्रिया जान लेते हैं। तो इनकी मुख्य बातें हैं असंतुलित विकास के सिद्धांत में। तो केंद्रित निवेश होता है, प्रेरित विकास होता है, ये टॉपिक है, ये भी समझेंगे इसको। तो उसके साथ ही हम समझेंगे इसमें प्रलोभन या दबाव क्या होता है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं केंद्रीय निवेश क्या होता है ना। ये सिद्धांत कहता है कि कुछ प्रमुख क्षेत्रों या उद्योगों में निवेश को केंद्रित करके आर्थिक विकास को शुरू किया जा सकता है, बजाय सभी क्षेत्रों में समान रूप से निवेश करने का। मतलब सिंपल सी बात वही बोल रहा हूँ कि किसी एक क्षेत्र को चुनो जहां पर केंद्रीय निवेश, मतलब कोई भी क्षेत्र ले लो, जैसे झारखंड का मैं एग्जांपल दिया हूँ, तो पूरा मान लो भारत का एक क्षेत्र लो, जिस क्षेत्र में आप प्रोडक्शन ज़्यादा करें। मान लो अगर भारत में लोहा पाया जाता है ज़्यादा उड़ीसा में, तो हम उड़ीसा का जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में हम क्या करेंगे, निवेश करेंगे, जिससे उड़ीसा के संपूर्ण क्षेत्र में धीरे धीरे लोहे का विकास हो पाएगा, फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्री लग पाएंगे। तो इसे हम केंद्रित निवेश कहते हैं। इनका सिद्धांत का मुख्य बातें हैं, इसे आपको ध्यान रखना। केंद्रित निवेश की बात इन्होंने कहा था किसी एक सीमित क्षेत्र को चुनना चाहिए। प्रेरित विकास क्या होता है, एक क्षेत्र में निवेश से दूसरे क्षेत्र में निवेश के लिए प्रेरणा मिलती है, जिससे विकास का सकारात्मक चक्र शुरू होता है। जैसे मान लो एक क्षेत्र में निवेश किया सीमित क्षेत्र में, तो फैक्ट्री को ये पता चल जाता है कि हमको हानि हो रहा है कि लाभ, अगर उसे लाभ हो रहा है तो क्या करेगा, दूसरे क्षेत्र में भी निवेश करेगा, यहाँ से इस क्षेत्र में करेगा, इस क्षेत्र में भी करेगा, इस क्षेत्र में भी करेगा। इससे क्या होगा, इससे प्रेरित विकास, मतलब अदर कंपनियां भी आके यहाँ पर अपना इंडस्ट्री लगाएंगी। मान लो यहाँ पर कोयले के उत्पादन हो रही, तो यहाँ पर कोयले की ही बस नहीं डिमांड है, यहाँ पर कई सारे परिवहन सुविधा, सड़क का निर्माण होगा, परिवहन के विकास, सड़क के विकास के लिए सरकार काम करेगी, टेंडर पास करवाएगी प्राइवेट कंपनियों से, तो वो प्रेरित होंगे, क्योंकि यहाँ पर कोयले के विकास है। अब कोयले की डिमांड, कोयला ढो के कहीं और जाएगा निकाल के यहाँ से, तो इसलिए दूसरी भी परिवहन सुविधाएं और सारे बिजली विभाग, लाइट की सुविधाएं वहाँ पर लगाई जाएंगी। जो भी सुविधाएं प्रोवाइड करनी होगी ये तभी हो पाएंगे जब किसी एक सीमित क्षेत्र में विकास हो जाएगा, तो प्रेरित होकर उस सीमित क्षेत्र में नए विकास करने नई नई कंपनियां आएंगी। ये मानते हैं कौन, हमारे अल्बर्ट ओ हर्समैन। फिर से तीसरे पॉइंट, प्रलोभन और दबाव क्या होता है। ये असंतुलित विकास पैदा होने वाली कमी नवाचार निवेश को प्रोत्साहित करती है, जिससे विकास की गति मिलती है। मतलब एक क्षेत्र में अगर हमने किसी कंपनी को भेजा और उसमें हमने क्या किया, थोड़ा प्रलोभन दे दिया, कोई क्षेत्र जहाँ पर कमी है वहाँ पर हम थोड़ा सा विकास कराना चाहते हैं, किसी कंपनी को भेजें, वहाँ पर थोड़ी छूट दे दें, सब्सिडी का फंड दे दिया जाए, तो कंपनियों को थोड़ा क्या होता है, प्रलोभन मिल जाता है। और थोड़ा स्ट्रिक्ट कानून वहाँ पर अगर लगा देते हो तो थोड़ा दबाव भी रहता है, तो इससे विकास में गति मिलती है। तो या स्ट्रिक्ट कानून है उसे खोल दो, या पर वहाँ पर ज़्यादा समस्या हो रही तो स्ट्रिक्ट कानून लगा दो, दबाव में आ जाएगी कंपनी और काम करना शुरू करेगी। इससे क्या होता है, प्रोत्साहन मिलता है और निवेश में और कंपनियां आकर वहाँ पर काम करेंगे। मान लो सब्सिडी की छूट मिल गया तो लालच में आके और कंपनियां काम करेगी। अब इसके साथ ही ट्रिकल डाउन प्रभाव क्या होता है, इसे जान लेते हैं। ये सारे पॉइंट आपको छोटे छोटे शब्दों में समझा रहा हूँ, इतना एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं। ये जो है ट्रिकल डाउन, एक क्षेत्र में निवेश से अन्य क्षेत्रों को भी लाभ होता है। जैसे कि बुनियादी ढांचे, जो बुनियादी ढांचा होता है, कोई बुनियादी मतलब कोई केंद्र होता है का विकास, नए उद्योगों की स्थापना। मतलब किसी एरिया में हमने क्या किया, एक क्षेत्र में निवेश किया, वही बात बार बार रिपीट हो रही है, उसके बाद ये बुनियादी ढांचा बना। इसके साथ ही मान लो आपका घर है, यहाँ पर आपने घर बनाया, फिर से आपने देखा कि इस एरिया में लाभ है, हमको घर बनवा, तो आपने क्या किया, इन्वेस्ट किया दूसरे एरिया में, तो इससे क्या हुआ, ट्रिकल डाउन प्रभाव शुरू हो गया। ट्रिकल डाउन का प्रभाव का मतलब ये होता है कि किसी भी हम एरिया में पूंजी अपना लगाते हैं सीमित क्षेत्र में, तो क्या होता है, नए उद्योग की जन्म तभी देगा जब वहाँ पर हमको लाभ प्राप्त होगा। तो अन्य क्षेत्रों में लाभ जब प्राप्त होगा तो हम क्या करेंगे, अन्य क्षेत्रों में अपना घर बनाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, है ना। ये ट्रिकल डाउन होता है। अब नेक्स्ट इसी में
असंतुलित से संतुलित विकास की प्राप्ति इस सिद्धांत का मुख्य बिंदु। याद रखिएगा, ये कौन कहता है? हमारे एओ हर्ट्जमैन कहते हैं। ये कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र में असंतुलित अगर विकास है तो उसे संतुलित तभी किया जा सकता है जब हम मुख्य बिंदु पर काम करेंगे। अब कैसे होगा? अब देखो, जैसे कि कोई एरिया में बोला हूँ, जैसे मान लो आप छत्तीसगढ़ में आप ले लो, चाहे आप एक एरिया ले लो, हाँ, तेल उत्पादन असम में। अब असम में क्या हुआ, डिगबोई क्षेत्र में हमने फैक्ट्री लगाई, क्या हुआ, यह असंतुलित क्षेत्र था, एक एरिया में हमने फैक्ट्री लगाई। अब वहाँ से हमने क्या किया, उसमें देखा कि तेल निकालने से हमको देश को लाभ हो रहा था, हम और कंपनियां लगाना, प्राइवेट को टेंडर देना शुरू किया। उसी एरिया में असम में अलग अलग जगह पर जहाँ तेल मिलते हैं वहाँ पर फैक्ट्री, रिफाइनरी फैक्ट्री लग गई। तो धीरे धीरे उस एरिया में क्या हो गया, असंतुलित एरिया था, वहाँ पर परिवहन की सुविधा विकास हुआ, बिजली आया, बहुत सारी चीज़ें हुई। एक उद्योग लगने से बहुत सारी चीज़ों का विकास हो जाता है, तो जिससे क्या हुआ, वहाँ पर जॉब मिलना शुरू हो गया। तो हम इस एरिया में असंतुलित देखते थे, जॉब क्राइसिस थे, यहाँ पर तेल की समस्या थी, रिफाइनरी की समस्या थी, सड़कों की समस्या थी। तो हम इस एरिया में जब कोई इंडस्ट्री लगाएं तो धीरे धीरे उसका विकास हुआ, तो उस एरिया का भी विकास हुआ, जिससे हम क्या प्राप्त कर लिए, संतुलित विकास प्राप्त कर लिए। अब देखिए, यहाँ पर असंतुलित पैदा करने के दो रास्ते हर्ट्जमैन ने बताए थे, सॉस और डीपीए। सॉस और क्या बताएं, डीपीए। याद रखिएगा, असंतुलित पैदा करने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो सॉस कहा जाता है, इसे यशस्वी सामाजिक ओवरहेड पूंजी जिसे कहा जाता है, और दूसरा होता है प्रत्यक्ष उत्पादिक गतिविधियां। तो ये क्या, मूलतः सुविधाओं जैसे कि बुनियादी ढांचे, मतलब कोई फैक्ट्री लग रहा है, वहाँ के स्ट्रक्चर कैसा, वहाँ पर कोयले का मतलब सोर्स कितने हैं, कितने ज़्यादा कोयला वहाँ पाया जाता है, फिर से वहाँ परिवहन, संचार, शिक्षा में निवेश को संदर्भित करता है। ये तभी होगा जब बुनियादी ढांचा देखा जाता है कैसा है, उसी के हिसाब से। तो मूलभूत सुविधाओं में सॉस में क्या आते हैं, यही आते हैं, परिवहन आते हैं, संचार और शिक्षा पर काम किया जाता है, इसी पर हम खर्च करते हैं। ये क्या होता है कि सॉस में जब हम मतलब बुनियादी ढांचे में, परिवहन, संचार में और शिक्षा में पैसा लगाते हैं, निवेश करते हैं, तो बाहरी अर्थव्यवस्था भी उत्पन्न होती है, और इससे क्या होता है, जो प्रत्यक्ष उत्पादक गतिविधियों में निवेश को आकर्षित करते हैं। मतलब डीपीए वाले जो होते हैं वो किस में आ जाते हैं, सॉस में निवेश करने। मतलब जो भी प्रत्यक्ष उत्पादक डीपीए होगा, सॉस में तभी निवेश करेगा जब वहां पर जो अल्प विकसित क्षेत्र था उसमें बुनियादी ढांचे, परिवहन और संचार और शिक्षा का थोड़ा सा विकास हो जाए, वहां पर निवेश हो जाए, किसी प्राइवेटलाइजेशन कंपनी द्वारा या सरकार मिलके, दोनों मिलके काम करके सॉस द्वारा किसी एरिया को डेवलप थोड़ा कर दे। उसके बाद से थोड़ा डेवलप जब हो जाता है तो क्या होता है कि ये डीपीए आ जाते हैं जो प्रत्यक्ष उत्पादक गतिविधियां करने वाले होते हैं, जैसे उद्योग लगाने वाले, कृषि लगाने वाले, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां कब निकल के आएगी, जब उस एरिया में शिक्षा की व्यवस्था होगी, लोग विकसित हो जाएंगे, परिवहन की सुविधा होगी, आपको बताया, फिर से वहाँ पर बुनियादी ढांचा अच्छा होगा, संचार की सुविधा होगी, तभी ना उद्योग और कृषि लगने आएगा, बेहतर विकास होगा। प्राइवेट कंपनियां दौड़ दौड़ के आएंगी सॉस में निवेश करने, ये आपको समझना होगा। ये सॉस और डीपीए क्यों हम जानना चाहते हैं हर्ट्जमैन के द्वारा, क्योंकि सॉस और डीपीए से ही असंतुलन पैदा होता है। मतलब असंतुलित क्षेत्र है तो सॉस क्या करता है, उसको संतुलित थोड़ा करता है, तो उसको और बेहतर प्रोग्रेस के लिए डीपीए आकर उसमें इन्वेस्ट करता है। अब चलिए डीपीए के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो डीपीए क्या होता है, प्राइवेट कंपनियां होती हैं जो उद्योग लगाती हैं, कृषि में योगदान देती हैं, सीधे योगदान देने के लिए जो कंपनियां आती हैं। इससे क्या होता है कि डीपीए जो क्या करता है, निवेश करता है, उससे सास के जो होता है, शौक जो होता है, उसके विकास में जो है उत्पादन की लागत को कम करता है। मतलब जब बहुत सारी कंपनियां एक ही क्षेत्र में काम करने लगेंगी, मान लो 100 जो है एसओसी जो है अकेले काम कर रहा था, सरकार कुछ कंपनियों को लेकर अकेले काम कर रही थी, फिर से वहाँ पर खूब ज़्यादा प्राइवेट कंपनियां आ गई, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा क्षेत्र विकसित हो गया, तो उन्होंने अपना पैसा लगाया इसमें, और जब पैसा लगाया तो उससे क्या होगा, जो उत्पादन लागत है वो कम हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे पैसे आ गए हैं। दो अब कंपनियां, 4 कंपनी हो गई, 4 कंपनी जब हो गई तो एक के पर कर्ज नहीं रहेगा, बहुत सारी कंपनियां बांट लेंगे उससे, इसीलिए उस एरिया में जो है उत्पादन लागत कम हो जाता है, कंपटीशन है, तो सिंपल सी बात है। अब इतना आप समझ गए, इससे ज़्यादा सॉस और डीपीए को नहीं समझना है। अब इसका उदाहरण एक जान लीजिए सॉस और डीपीए का। यदि सरकार बिजली उत्पादन में निवेश करती है, मतलब एसओसी, मतलब वही बोल रहा हूँ, छोटी सी फैक्ट्री बनाती है सरकार, क्या करती है, बिजली विभाग में निवेश करती है, तो इससे विनिर्माण और कृषि क्षेत्र जैसे क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। तो सॉस में ये होता है कि पहले हम जड़ को मजबूत कर देते हैं, जो कमजोर जड़ है, तो उसके बाद से क्या होता है कि वहाँ पर विनिर्माण और तेज गति से, और वीआईपी सड़कें बनेंगी और वीआईपी स्कूल बनेंगे, कृषि क्षेत्र में और डेवलप होगा, तो डीपीए वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करेगी, क्योंकि वे अब पर्याप्त बिजली प्राप्त कर पाएंगे।
तो एक तरह से देखा जाए सॉस जो है यशस्वी सरकार है और डीपीए जो है प्रत्यक्ष जो है ये प्राइवेट कंपनी है, सरकार के विकास में मदद करने के लिए आगे बढ़ के आती है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है फ्राइडमैन का केंद्रीय परिधि मॉडल कोर फेरी पेरी मॉडल 1966 में बार बार पूछा गया है। ये सिद्धांत जो वेनेजुएला के दक्षिणी अमेरिका में उसका व्याख्या किया गया था फ्राइडमैन द्वारा, ये याद रखिएगा वेनेजुएला है दक्षिण अमेरिका में, वहाँ पे सिद्धांत को व्याख्या किया गया था। तो देखिए जो भी अर्थव्यवस्था है और समाज है इसके समान शक्ति के वितरण पर आधारित क्या है, केंद्र है, और केंद्र को क्या कहते हैं, नगर कहते हैं, परिधि को क्या कहते हैं, गांव कहते हैं। समान समाज और समान अर्थव्यवस्था के वितरण को जो शक्ति होती है उसको लेकर हम क्या करते हैं, केंद्र किसको मानते हैं, नगर को, है ना, और इसके परिधि जो होता है केंद्र का उसको गांव मानते हैं। क्लियर। अब ये आपको ध्यान रखना है। अब केंद्र नगर में क्या आएंगी, सरकार, सामाजिक जो उच्च वर्ग प्रतिष्ठित वर्ग लोग आते हैं ये आएंगे इसमें, मतलब जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, है ना, सामाजिक। फिर से वित्तीय शक्तियां, शैक्षिक स्तर और विकसित सारी चीजें होंगी यहाँ पर क्या, केंद्र नगर में, आप समझ ही रहे हैं। गांव में परिधि में क्या होता है, ग्रामीण भूदृश्य होगा, कृषि होगा, खनन के काम होंगे। आपको पता होगा किसी शहर में केंद्र में कहीं खनन तो होगा नहीं, क्योंकि खनन हमेशा आउटर एरिया में ही होता है, वहाँ पर नगर का डेवलप नहीं किया जाता है। उससे खनन से उस एरिया का जो है हमेशा नुकसान ही होता है, क्योंकि वहाँ से कोयला निकाल लिया जाएगा, लोहा निकाल लिया जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर खनन, फिर से वन उद्योग, श्रम, निम्न जो है मजदूरी यहाँ की विशेषता है गांव के परिधि की। फिर से जनसंख्या जो है परिधि से केंद्र की ओर जो है प्रवास करती है, ये आपको समझना होगा। अब जो फ्राइडमैन है नगर तंत्र के विकास की 4 अवस्थाएं मानते हैं, मतलब नगर का जो विकास कैसे होता है। हम जो पॉइंट गांव और नगर का आपको बताएं ये आपको ध्यान रखना है बार बार। परिधि गांव होता है, नगर जो होता है केंद्र होता है। ये बोलते हैं किसी भी नगर के विकास की 4 अवस्थाएं होती है। मतलब एक तरह से देखा जाए कोई नगर है वो पहले क्या था, गाँव ही होगा, है ना, पहले गाँव होगा, फिर से धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होगा, धीरे 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 वो करके क्या होगा, वो नगर बनेगा। तो पूर्व औद्योगिक अवस्था प्री इंडस्ट्रियल स्टेज में क्या होता है, कृषि प्रधान, मतलब ये गांव का ही क्या कहा एग्जाम्पल है, मैं आपको शुरू में बताया हूँ। ये ग्रामीण समाज उद्योग विकास अल्प होता है, तो ये प्री इंडस्ट्रियल स्टेज है। संक्रमण अवस्था ट्रांजिशनल स्टेज है, मतलब एक तरह से कहा था यहाँ से तेज गति से आपका है नगर का विकास होना शुरू हो जाता है। तो अर्थव्यवस्था का संकेंद्रण नगर में गतिशील एवं निम्न रहती है। औद्योगिक अवस्था इंडस्ट्रियल स्टेज, एक तरह से जान जाइए कि ये नगर बन चुका है, तो ये केंद्र में भूमि और श्रम और लागत में वृद्धि होती है। मतलब जो भी केंद्र एरिया होता है, तो पहले ग्रामीण था तो कम पूंजी वहाँ पर दी जाती थी, अब धीरे धीरे क्या होता है, श्रम की लागत में वृद्धि हो जाती है केंद्र में, है ना। भूमि जो है उसका जो है श्रम जो भी लागत होती है वो महंगी हो जाती है केंद्र में। विकेंद्रीकरण उद्योगों का क्या होता है, कोई एक लोहा की फैक्ट्री पहले थी गांव में लगी, यहाँ थी, फिर से यहाँ पर जो है धीरे धीरे उसका विकास और तेजी गति से हुआ इस एरिया में। दूसरे स्टेज में, तीसरे स्टेज में क्या हुआ, एक फैक्ट्री से 3-4 फैक्ट्री बन जाएंगी, है ना। लास्ट इसका स्टेज मानते हैं फ्राइडमैन उत्तर औद्योगिक अवस्था पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेज। क्षेत्रीय असमानता कम हो जाती है इसमें, और नगरीय तंत्र एक हो जाता है। मतलब जो पहले डेवलप नहीं था पूर्ण रूप से, अब डेवलप हो गया है। मतलब जो पहले नगर थे, जो फैक्ट्रियां लगी थी वो थोड़े गांव क्षेत्र में थे, अब धीरे धीरे पूरा गांव का डेवलपमेंट होकर क्या हो गया, नगर का विकास हो गया। नगरीय विकास की प्रौढ़ा अवस्था का प्रतीक है ये अवस्था जो है उत्तर औद्योगिक अवस्था, इसे इंडस्ट्रियल पोस्ट स्टेज कहते हैं। ये स्टेज है, आपको 4 स्टेज में कुछ ज़्यादा समझना नहीं है। नगर और गांव, मतलब किसी गांव से ही नगर का विकास होता है धीरे धीरे, पहले वो गांव ही रहता है, तो स्टेज जो गांव के रूप में फिर से धीरे धीरे उसका है नगर के रूप में हो गया। देखिए यहाँ पर पहले स्टेज में क्या दिखाया हूँ आपको, पूरा ये ग्राफ क्या था, ये नॉर्मल था, इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई थी, ये कृषि मूलभूत क्षेत्र था। लेकिन जो एक फैक्ट्री लगी है तो क्या हुआ, उस एरिया में फेरी बन गया, मतलब परिधि बन गया। ये परिधि जो है एक फैक्ट्री को सप्लाई कर रहा है अपना सामान। फिर से तीसरा स्टेज में क्या हुआ, 3 यहाँ पर केंद्र बन गए हैं नगर के, और ये क्या कर रहे हैं, पूरे परिधि से अपने सामान को आदान प्रदान कर रहे हैं एक दूसरे को। चौथे स्टेज में पूरा क्या होता है कि जो एरिया था, जो गांव था, वो पूरी तरह से नगर के रूप में बदल गया। तो ये फ्राइडमैन का जो मॉडल है, इस मॉडल में ये 4 इंपॉर्टेंट स्टेज है, ये पूछता है। साथ ही यहाँ पर जो एक पॉइंट ये देख लेते हैं, फ्राइडमैन का मॉडल इस बात पर जोर देता है कि कोर और परिधि स्थायी इकाई नहीं है, बल्कि क्षेत्र के विकास के साथ विकसित और परस्पर क्रिया करते हैं। मतलब कोई भी कोर होता है चाहे परिधि होता है, वो एक स्थिर इकाई नहीं होता है। जो कोई कोर लगता है, मतलब कोई केंद्र बनता है किसी क्षेत्र में,
तो फिर से उसमें बदलाव होता तो दूसरे कोड का निर्माण होता, उस क्षेत्र से ये सामान लेगा, अपने क्षेत्र से ये सामान देगा। तो ये स्थिर इकाई नहीं मानते हैं। आगे बोलते हैं ये इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे कोर परिधि का शोषण करता है। ये कौन मानते हैं? अपने जो है फ्राइडमैन। मतलब ये कोर है, मान लो ये क्या करता है, किसी परिधि से सामान ले लेता है ना। तो इस एरिया में क्या हो गया, मान लो यहाँ पर कोयले की उत्पादन थी, कोयला निकाला गया, इसको ला दिया गया कहाँ, इस फैक्ट्री में। अब ये जो केंद्र जो है ना, इसका शोषण कर दिया, इसके बदले इसको कम पैसा दे देगा इस एरिया को। वहाँ पर लोग मजदूर रहेंगे, गरीब ही हो जाएंगे, वो एरिया गरीब होता जाएगा। तो केंद्र क्या करता है, शोषण करता है, जिससे क्या होता है, असमानताएं और निर्भरता पैदा होती है। मतलब जब असमानता निर्भरता पैदा होगी, लोग भागने जाएंगे, कमाने जाएंगे, बीमारियां बढ़ेगी, बहुत सारी चीज़ें आने लगेंगी। साथ ही कहते हैं लेकिन ये भी कि कैसे परिधि संभावित रूप से लाभ उठा सकती है और यहाँ तक कि कोर के प्रभुत्व की चुनौती भी दे सकती है, ये मानते हैं। मतलब अगर एक कोर शुरू में उसको हानि पहुंचा रहा था तो दूसरा यहाँ पर कोर जन्म देके इस एरिया को कंपटीशन बढ़ा देगा। फिर से तीसरा देखे इस एरिया, मान लो यहाँ पर एक लोग रहते थे, यहाँ पर लोहे की उत्पादन होती थी, अब इस एरिया से लोहा निकाल के इस क्षेत्र में जाता था, अब ये अकेले था तो यहाँ पर कम पैसा देता था। अब कंपटीटर एक और फैक्ट्री यहाँ पर लग गई, विकास हुआ, मान लो तीसरा स्टेज में ना विकेंद्रीकरण हुआ, यहाँ पर भी एक फैक्ट्री लगी। अब ये ज़्यादा पैसा देंगे, कंपटीशन बढ़ जाएगा। मान लो पहले 50 रुपया था, अब इनको 200 रुपया देना पड़ेगा। ये भी कहेंगे हम ज़्यादा पैसा देंगे, ये भी कहेंगे, तो इनको मजबूरी में इनको पैसा देना पड़ेगा। तो 50 से 200 रुपया, इससे क्या होगा, शोषण कम हो जाएगा, चुनौतियां दे पाएंगे। धीरे धीरे ये क्या होगा, जो ये लोहा क्षेत्र था यहाँ पर भी इंडस्ट्री लग जाएगी, ये भी एक केंद्र बन जाएगा। ये कहते हैं फ्राइडमैन। तो टोटलिंग के सिद्धांत में इतना ही समझना है कि किसी स्टेज से, कोई नॉर्मल स्टेज है, नगर और ग्रामीण, ग्रामीण से नगर कैसे बनता है, अब कोर जो है कैसे किसी परिधि का शोषण करता है, अब परिधि फिर से उसको चुनौती कैसे दे सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो जैसा लगा हो कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।